हेलो फ्रेंड्स। मैं क्रेडिट की स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस कवर कर रही हूँ। रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी का हमारा नोटिफिकेशन आई हुई है एंड आज मैं लेटर ऑफ क्रेडिट कवर करूँगी। एंड मैं एमबीए फाइनेंस हूँ। मैंने स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्रेडिट की 2 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, एक बार स्केल 1 के लिए, सेकंड स्केल 2 के लिए। और मुझे बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर का एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का। करंटली मैं एज क्रेडिट मैनेजर वर्क कर रही हूँ वन ऑफ द रेप्यूटेड पीएसपीज में। लेट्स कम टू द टॉपिक। आज मैं लेटर ऑफ क्रेडिट कवर करूँगी। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो नॉन फंड बेस की क्रेडिट फैसिलिटी का पार्ट है। एंड ये जो डेफिनेशन है, एक बार जब हम प्रोसेस समझ लेंगे तो इस डेफिनेशन को समझने में हमें बहुत इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम प्रोसेस ऑफ एलसी पे जाते हैं। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टर होता है, इम्पोर्टर्स बैंक होता है, एक्सपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स बैंक्स, ये मेन 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है पहले मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले लेट्स कंसीडर कि आप एक इम्पोर्टर हो और आप इंडिया में हो और आपने कुछ बैग्स बाय करने हैं यूएसए से। तो वहाँ के आप जो सप्लायर है या एक्सपोर्टर है उसको कांटेक्ट करोगे। उसको आप बोलोगे कि भाई तू मुझे बैग्स एक्सपोर्ट कर दे और मैं फिर तेरे को पेमेंट कर दूंगा। बट एक्सपोर्टर को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा बिकॉज वो आपको जानता ही नहीं है और ना उसने कभी आपके साथ बिजनेस किया हुआ है। तो वो बोलेगा अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो इट्स बेटर कि ऐसा करो, आप मुझे एडवांस पेमेंट कर दो और फिर मैं आपको बैग्स की डिलीवरी कर दूंगा। इम्पोर्टर को फिर एक्सपोर्टर पे ट्रस्ट नहीं होता। तो इसलिए इस ट्रस्ट इशू को रिजॉल्व करने के लिए वो बैंक्स को इन्वॉल्व करते हैं। बेसिकली इम्पोर्टर के जो कंट्री में बैंक होता है इम्पोर्टर के साइड से, वो उसको इम्पोर्टर्स बैंक बोलते हैं। और एक्सपोर्टर की कंट्री में उसकी साइड से जो अपना वो बैंक नॉमिनेट करता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्टर्स बैंक। और ये बैंक्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। तो क्या इम्पोर्टर क्या करता है, वो बैंक के पास जाता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, बोलता है कि इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो बैंक उसको एडवाइस करता है कि आप ऐसा करो, आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवा लो। तो इम्पोर्टर पूछता है वो क्या होता है बताओ मुझे। तो इसने बोला लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब कि मैं आपके लिए, आपके बिहाफ पे मैं एक्सपोर्टर को कंफर्म करूंगा, मैं एक्सपोर्टर को प्रॉमिस करूंगा कि अगर आपने एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं दी तो मैं पेमेंट कर दूंगा। और एक्सपोर्टर को मुझ पे ट्रस्ट भी होगा क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ और वो आपको फिर गुड्स शिप कर देगा और फिर वो मेरे से पेमेंट ले लेगा क्योंकि उसकी उसकी जो पेमेंट की टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी वो मेरे थ्रू रहेंगी कि मेरे थ्रू पेमेंट होगी, इसलिए वो आपको मतलब गुड्स शिप कर देगा। तो इम्पोर्टर को ये बात पसंद आई। इम्पोर्टर ने एक्सपोर्टर से बोला कि ऐसा कुछ है तो एक्सपोर्टर ने मान लिया। तो यहाँ पे आता है लेटर ऑफ क्रेडिट पिक्चर में। तो सबसे पहले फिर वो सेल्स एग्रीमेंट करते हैं, फिर एग्रीमेंट लेके इंपोर्टर जाता है अपने बैंक के पास, उसको बोलता है कि आप मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो सो दैट एक्सपोर्टर उसको मेरी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स को स्टार्ट कर पाए। इंपोर्टर बैंक क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है और वो एक्सपोर्टर बैंक को भेज देता है और उसको बोलता है कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं करी तो मैं पेमेंट करूंगा। एक्सपोर्टर्स लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म एंड कंडीशंस चेक करता है, ऑथेंटिसिटी चेक करता है और फिर एक्सपोर्टर को एडवाइस कर देता है कि हाँ लेटर ऑफ क्रेडिट सही है, नाउ यू कैन स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है और मैन्युफैक्चर करके गुड्स को शिप कर देता है। गुड्स शिप करने के बाद उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रूफ ऑफ शिपमेंट, वो डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर अपने बैंक को दे देता है और बोलता है कि ये लो डॉक्यूमेंट्स, अब मुझे पेमेंट रिलीज करवा दो। एक्सपोर्टर का बैंक होता है वो इंपोर्टर के बैंक को कांटेक्ट करता है और बोलता है कि ये लो डॉक्यूमेंट्स, अब इंपोर्टर से आप मेरी पेमेंट रिलीज करा लो। इंपोर्टर बैंक क्या करते हैं, वो इंपोर्टर को कांटेक्ट करके और पेमेंट रिलीज कर देते हैं, उसके अकाउंट से डेबिट कर लेते हैं और इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट दे देते हैं। उस डॉक्यूमेंट की को जब वो शिपमेंट ऑफ गुड्स आएगी तो उसको वो डॉक्यूमेंट शो करने होंगे कि ये मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, आप इसके बेसिस पे मुझे गुड्स दे दो। तो उस डॉक्यूमेंट के बिना उसकी डिलीवरी नहीं हो सकती। तो वो डॉक्यूमेंट फिर ये बैंक इंपोर्टर को दे देता है और उसके अकाउंट से पेमेंट डेबिट करके
एक्सपोर्टर बैंक को दे देता है और एक्सपोर्टर बैंक अपने क्लाइंट मतलब एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पे हमारी पूरी साइकिल एक कंप्लीट हो जाती है। लेटर ऑफ क्रेडिट आप समझ गए कि इम्पोर्टर इशू करवाता है और वो जाके अपने बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे बिहाफ पे गारंटी दे दो, काइंड ऑफ गारंटी, कि आप मेरे बिहाफ पे एक अंडरटेकिंग इशू कर दो जिससे कि एक्सपोर्टर श्योर हो जाए कि उसको पेमेंट मिल जाएगी। Let's come to the definition. Undertaking issued by the bank on behalf of importer or buyer. आपको पता है importer and buyer same ही है. In favor of exporter or seller. That if specified document showing that a shipment has taken place or a service has been supplied are presented to the issuing bank. Issuing bank होता है जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर रहा है और इट्स नॉमिनेटेड बैंक, या अगर इश्यू बैंक में ने कोई और बैंक को नॉमिनेट किया है कि आप इसको भी दे दो डॉक्यूमेंट्स तब भी आपको पेमेंट हो जाएगी, या तो नॉमिनेटेड बैंक विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एंड ऑल अदर एलसी टर्म एंड एलसी टर्म्स आर कंप्लाइड विद, द एक्सपोर्टर एंड सेलर विल बी पेड द स्पेसिफाइड अमाउंट। आई थिंक जो मैंने आपको प्रोसेस समझाई है उसी को यहाँ पे समराइज किया हुआ है। ओके, अंडरटेकिंग इशूड बाय बैंक मतलब ये इशूअर बैंक इशू कर देता है अंडरटेकिंग जो जिसको एलसी बोलते हैं। लेट्स कम टू द पार्टीज इन्वॉल्व की टर्मिनोलॉजी पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 4 बेसिक पार्टीज इन्वॉल्व है यहाँ पे 1 2 3 4, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले तो इम्पोर्टर एंड बायर दोनों सेम है। एंड इम्पोर्टर ही होता है जो इम्पोर्टर अपने बैंक के पास जाता है और बोलता है कि मुझे एक एलसी इशू कर दो या ओपन कर दो, या वो एप्लीकेंट भी होता है, तो इसलिए इशूअर ओपनर एप्लीकेंट ये सारे के सारे इम्पोर्टर ही होते हैं। नाउ कम टू एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर होता है, सेलर होता है और बेनिफिशियरी ऑफ एलसी होता है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है और ये आप क्लियर कर लेना कि कौन सी पार्टी, कौन एक्सपोर्टर होता है, कौन इंपोर्टर होता है, इशूअर कौन होता है, ओपनर कौन होता है, एप्लीकेंट कौन होता है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का ही आना है। एंड इशूइंग जो ये इंपोर्टर का बैंक होता है वो इशूइंग बैंक होता है, उसको ओपनिंग बैंक भी बोलते हैं, और ये जनरली इंपोर्टर की कंट्री में ही होता है। एंड आप एक्सपोर्टर की साइड में आ जाओ। एक्सपोर्टर की साइड में एक जो एक्सपोर्टर का बैंक होता है जो सबसे पहले एलसी को चेक करता है, जो मेन बैंक होता है उसको एडवाइजिंग बैंक बोलते हैं, क्योंकि वो एलसी की टर्म एंड कंडीशंस को चेक करके उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करके एक्सपोर्टर को बताता है कि यस आप जो एलसी इशू हुई है वो सही है। वो मेन बैंक होता है, वो एडवाइजिंग बैंक होता है। उसके बाद जो बाकी जो ये स्टेप्स हैं, दिस एंड दिस, ये सारे स्टेप जो है ये एक्सपोर्टर बैंक यानी एडवाइजिंग बैंक भी कर सकता है, या वो अलग अलग बैंक भी हो सकता है। ये जो है ये तो एडवाइजिंग बैंक हो गया। ओके, सेकंड नंबर पे आता है जब वो डॉक्यूमेंट देता है। तो डॉक्यूमेंट देने के कंडीशन में वो एडवाइजिंग बैंक को भी दे सकता है, या उस स्टेप में वो दूसरे बैंक को भी इन्वॉल्व कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि वो डॉक्यूमेंट लेके एक बैंक के पास जाता है और उसको बोलता है कि आप मुझे अभी पेमेंट कर दो आज की डेट पे, कुछ आप मुझसे कमीशन ले लो, या फिर आप डिस्काउंटेड वैल्यू मुझे अभी पे कर दो, और जब ड्यू डेट होगी तो आप इंपोर्टर से पैसे ले लेना। उस केस में उस बैंक को हम नेगोशिएटिंग बैंक कहते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर ने नेगोशिएट कर लिया, उसको डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं और उससे पेमेंट उसी डेट पे ले ली है। सेकंड, कंफर्मिंग बैंक कहाँ पे आता है पिक्चर में? कंफर्मिंग बैंक यहाँ पे पिक्चर में आता है जब एक्सपोर्टर्स बैंक या एक्सपोर्टर को ऐसा लगता है कि जो इम्पोर्टर्स बैंक है उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, और वो इम्पोर्टर्स बैंक की रेपुटेशन के बारे में उनको पता नहीं होता, तो उन पे ट्रस्ट नहीं होता, तो फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम एक और बैंक से कंफर्म करवाएंगे कि अगर इंपोर्टर बैंक भी पेमेंट नहीं करता है, वो डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो फिर कंफर्मिंग बैंक हमें पेमेंट करेगा। यहाँ पे कंफर्मिंग बैंक आती है हमारी पिक्चर में। वो बोलता है कि ओके, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इंपोर्टर बैंक पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूँगा। उस केस में उस बैंक को कंफर्मिंग बैंक बोलते हैं। एंड रीइंबर्समेंट बैंक आता है लास्ट स्टेप पे, जबकि पेमेंट एक्सपोर्टर के पास जानी होती है। जब डॉक्यूमेंट के जब इशूइंग बैंक
यानी इम्पोर्टर्स बैंक पेमेंट करता है तो वो किसके थ्रू करता है, या तो वो रीइंबर्सिंग बैंक के थ्रू करेगा या एडवाइजिंग बैंक के थ्रू करेगा। मैंने आपको बता दिया एडवाइजिंग बैंक इन चारों, ये सारे भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जो पेमेंट एक्सपोर्टर को पहुंचेगी, जिस बैंक के थ्रू पहुंचेगी, उसको रीइंबर्सिंग बैंक बोलते हैं। और मैं लास्ट फिर से बोल देती हूँ, ऑल बैंक कैन बी सेम बैंक। उस केस में ओनली वन पार्टी इन्वॉल्व होगी, एडवाइजिंग बैंक। और अगर वो सारे अलग अलग हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे जो बैंक आएगा पिक्चर में उसको उस नेम से बुलाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंट टॉपिक। टाइप ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो, ना क्लियर हो तो आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेट्स कम टू लेटर ऑफ टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें जो टाइप्स हैं उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। 2-3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवोकेबल एलसी। रिवोकेबल एलसी वो होती है जो अमेंड या फिर कैंसिल हो सकती है एट एनी मोमेंट बाय द इशूइंग बैंक विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टी। जो इशूइंग बैंक होता है, इशूइंग बैंक, ओपनिंग बैंक, इंपोर्टर्स बैंक सारे एक ही है। तो जो जिसने इशू करी है वो कभी भी उसको कैंसिल कर सकता है, अमेंड कर सकता है। तो इस ऐसे एग्रीमेंट का क्या फ़ायदा अगर आप कोई भी पार्टी उसको कैंसिल या अमेंड कर सकती है। तो इसलिए ये वाली एलसी जो होती है रेयरली यूज़ होती है। जनरली जो यूज़ होती है वो इरिवोकेबल एलसी होती है। एंड इसको कैन नॉट बी अमेंडेड और कैंसल्ड एट एनी मोमेंट बाय द इशूइंग बैंक विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी। जब तक सारी पार्टीज अपनी कंसेंट नहीं देती है तब तक उसको कैंसिल या अमेंड नहीं कर सकते हैं। और जनरली जो एलसी इशू होती है वो इरिवोकेबल ही होती है। रिवोकेबल एलसी स्पेसिफाई करेंगे एलसी में कि ये रिवोकेबल एलसी है, तभी उसको रिवोकेबल एलसी मानते हैं। और अगर एलसी साइलेंट है कि वो रिवोकेबल है या इरिवोकेबल है तो उसको इरिवोकेबल एलसी मानते हैं। कंफर्म एलसी मैंने आपको बता दिया कि जब कंफर्मिंग बैंक एक्सपोर्टर बैंक और इंपोर्टर बैंक के बीच में आ जाता है, वो फिर से इंपोर्टर बैंक के बिहाफ में कंफर्म करता है कि अगर इंपोर्टर बैंक पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा। उस केस में उस एलसी को कंफर्म एलसी बोलते हैं। और जनरली ये एक्सपोर्टर की कंट्री में ही सिचुएटेड होता है। एंड ट्रांसफरेबल एलसी होती है कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं एलसी। सेकेंड पार्टी जो होती है एक्सपोर्टर होता है वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ये एलसी सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर होती है। सेकेंड बेनिफिशियरी जो होता है वो उसको फिर से ट्रांसफर नहीं कर पाता है, और वो स्प्लिट होती है 2 में, 2 या 3 में स्प्लिट हो सकती है। लाइक जैसे ये एलसी है तो ये सेकेंड पार्टी को ट्रांसफर होगी, ये सेकेंड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी है। बट अब ये जो थर्ड पार्टी है वो इसको फिर से ट्रांसफर नहीं कर सकती। एंड एक एलसी जो है जो सेकेंड पार्टी से ट्रांसफर हो रही है वो 2 या 3 में डिवाइड हो सकती है। ओके। रेड क्लॉज एलसी क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज इसमें जो टर्म है स्पेसिफिकली रेड क्लॉज होने पे क्या होता है उसको रेड इंक से लिखते हैं। जैसे कि एडवांस पेमेंट टू द बेनिफिशियरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। बेनिफिशियरी कौन है, एक्सपोर्टर है। वो मैन्युफैक्चर करेगा तो उसको कुछ एडवांस देंगे, वो अगर टर्म एंड कंडीशंस एलसी की टर्म एंड कंडीशंस में है तो उसको रेड इंक से लिखेंगे और उसको रेड क्लॉज एलसी बोलते हैं। और ग्रीन क्लॉज एलसी क्या होता है, अगर एडवांस में मैन्युफैक्चरिंग प्लस स्टोरेज है, इस दोनों चीज़ों के लिए अगर एक्सपोर्टर को एडवांस प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसको ग्रीन क्लॉज बोलते हैं, और वो ग्रीन इंक पेन से लिखा होता है। बैक टू बैक एलसी, अगर जो मेन एलसी है उसके बेसिस पे एक्सपोर्टर दूसरी एलसी बनवा लेता है कि हाँ मेरे पास ये एलसी है, मुझे तो इंपोर्टर से पेमेंट आनी ही है, तो इस बेसिस पे की पेमेंट आनी है, इस बेसिस पे वो अपने बैंक के पास जाता है और बोलता है कि मुझे एक और एलसी इशू कर दो इस बेसिस पे, सो दैट मैं रॉ मटेरियल परचेज कर पाऊँ। तो उसको बैक टू बैक एलसी बोलते हैं। रिवॉल्विंग एलसी कब होती है, जब जो डिलीवरी होनी होती है। मैंने आपको बताया कि जब डिलीवरी होती है शिपमेंट ऑफ गुड्स के प्रूफ
भेजे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं इम्पोर्टर पे, तब ये पेमेंट करता है, ठीक है। बट अगर 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होनी है तो 3 या 4 बार शिपमेंट ऑफ गुड्स जाएंगे, तो क्या हम 3 या 4 बार एलसी बनाएंगे? नो। उस केस में हम रिवॉल्विंग एलसी यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि रिवॉल्विंग एलसी कवर्स वैल्यू ऑफ इच कॉन्जिक्यूटिव इंस्टॉलमेंट को कवर करता है, और हर बार जब जब प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट जाएंगे इम्पोर्टर के पास, वो पेमेंट करता जाएगा। एंड स्टैंड बाय एलसी ये सिमिलर टू गारंटी होती है। इस केस में क्या होता है कि इम्पोर्टर जो है इम्पोर्टर की सर्विस या पेमेंट के लिए जो है, सॉरी, स्टैंड बाय एलसी एक टाइप की गारंटी होती है। ये बैंक प्रोवाइड करती है ये गारंटी कि अगर जिस अपने क्लाइंट के बिहाफ में गारंटी देता हूँ कि अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं करी गई या उस क्लाइंट ने पेमेंट नहीं करी तो मैं आपको पेमेंट करूँगा। तो ये एक टाइप की गारंटी होती है। इस केस में क्या होता है कि जो क्लाइंट का बैंक है उसको तभी कांटेक्ट करा जाता है अगर क्लाइंट ने पेमेंट नहीं करी या क्लाइंट ने सर्विस प्रोवाइड नहीं करी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इसके थ्रू ही पेमेंट आएगी। रेस्ट्रिक्टेड एलसी, मैंने आपको बताया था कि एक नेगोशिएटिंग बैंक आता है जो यहाँ पे पेमेंट होती है, यहाँ पे जो बैंक आएगा, जो पेमेंट जिसके थ्रू पेमेंट होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं, सॉरी नेगोशिएटिंग नहीं, रीइंबर्सिंग बैंक बोलते हैं। ओके। तो अगर इम्पोर्टर ने अपनी एलसी में डाला हुआ है कि हाँ मैं एबीसी बैंक को ही के थ्रू ही पेमेंट करूंगा, तो उसको रेस्ट्रिक्टेड एलसी बोलते हैं। तो एक्सपोर्टर किसी और बैंक को कांटेक्ट नहीं कर सकता, उसको एबीसी बैंक के पास ही जाना पड़ेगा और वो उसके थ्रू ही उसको पेमेंट रीइंबर्स करवानी पड़ेगी। उस केस में उसको रेस्ट्रिक्टेड एलसी बोलते हैं। नाउ अब लास्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं, टाइप ऑफ एलसी ऑन बेसिस ऑफ क्रेडिट अंडर एलसी। मतलब कितने, मतलब किस टाइप से पेमेंट रहेगी उस बेसिस पे रहता है। सबसे पहले तो जैसे ही इंपोर्टर के पास डॉक्यूमेंट पहुंचेंगे वो पेमेंट कर देगा, जैसे ही शिपमेंट वाले डॉक्यूमेंट्स पहुंचेंगे वो पेमेंट कर देगा। सेकंड केस होता है जैसे ही उसके पास डॉक्यूमेंट पहुंचे, उसने चेक करा लिया हाँ ठीक है, फिर वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ठीक है मैं 15 डेज बाद इस डेट पे आपको पेमेंट कर दूंगा। उस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज यूज होता है या ड्राफ्ट्स यूज होते हैं। फिर थर्ड जो है वो सेकंड टाइप का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। इस केस में क्या होता है कि ड्राफ्ट पेमेंट जो होती है, ड्राफ्ट पेमेंट क्रेडिट एलसी में ऑलरेडी मेंशन्ड होता है कि जिस डेट को डॉक्यूमेंट आए हमारे पास उसके कितने दिन बाद आपको पेमेंट करनी है। तो इसके लिए अलग से बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट इशू करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे उस डेट आप डॉक्यूमेंट डिलीवर करो और फिर उतने दिन बाद जाके पेमेंट मिल जाती है। तो ये 3 टाइप के हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स। एलसी का बेसिक जो मेन टॉपिक होता है, एलसी में मेन चीज़ें होती है वो मैंने कवर कर लिया। कुछ मिसलेनियस में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। बाकी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे या कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।